देखो डिमांड के अंदर जो है हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले हम इस बात करेंगे इसके मीनिंग की। ठीक है, इसके मीनिंग में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट जो इसमें इंक्लूड होती है वो होती है डिज़ायर। डिमांड में डिज़ायर होनी बहुत ज़रूरी है। देन सेकंड थिंग, इसके अंदर आपका क्या है, डिज़ायर यानी कि आप इसको वांट भी बोल सकते हो। फिर एबिलिटी टू परचेज। उसके बाद आपको क्या चाहिए कि यहाँ पर होनी चाहिए विलिंगनेस टू बाय। इसके लिए आपके पास क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात होनी चाहिए। एंड डिमांड में हमारा क्या रहता है, जो हमारी एक्चुअल परचेजिंग है, मीन्स एक्चुअल में वो चीज़ परचेज होनी चाहिए, तो वो हमारी क्या होती है, डिमांड होती है। ठीक है, ये इसका मीनिंग था, जस्ट सिंपल। अब डिमांड के हम टाइप्स देखें। ठीक है, तो टाइप्स के अंदर हमारा क्या आ जाता है, डिमांड के अंदर ये 2 टाइप्स की होती है। एक होती है इंडिविजुअल डिमांड, दूसरी आपकी क्या होती है, मार्केट डिमांड। देखो क्या होता है, जो वन पर्सन करके डिमांड कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन इसको बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड्स। उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा मार्केट डिमांड। ठीक है, ये बात इसमें क्लियर करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, ये हमारा हो गया। देन इसके बाद अगर हम आगे चलें, अब हमारा इसके अंदर क्या रहता है, इसके बाद हमारा आ जाता है इसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर इसका एक और नाम भी हम बोल सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिमांड को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। चलो पहली चीज़ की बात करते हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी। जो भी आपकी कमोडिटी है उसका प्राइस, मतलब पर्टिकुलर जिस कमोडिटी के बारे में आप बात कर रहे हो उसी कमोडिटी के प्राइस की बात, अगर वो चेंज हो जाता है तो डिमांड पर फ़र्क होता है। अगर आपकी कमोडिटी जो है उसका प्राइस इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाएगी। बट अगर प्राइस जो है वो कम हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। एक तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर सेकंड, इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ कंज्यूमर की बात करूं तो अगर कंज्यूमर की इनकम जो है वो इंक्रीज़ होगी तो हो क्या जाएगा, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं इफेक्ट आ रहा है डिमांड के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखो रिलेटेड गुड्स जो है ना वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। रिलेटेड गुड्स 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वो हमारे कौन से रहेंगे, रिलेटेड गुड्स में 2 टाइप्स हमारी क्या आती हैं, एक हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक हमारे कौन से आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
अब सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक की जगह दूसरे यूज़ किए जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ बात कर लूँ पेप्सी एंड कोक, ठीक है, ये एक दूसरे के उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगर जो है पेप्सी का प्राइस इंक्रीज होगा तो कोक की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। रिलेशन देखो क्या है, पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो कोक की जो है क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज किसकी होगी? कोक की, पेप्सी का प्राइस इंक्रीज होने से। ऐसे इसका रिवर्स भी होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो गुड्स क्या है एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट होते हैं। जैसे हम बात कर लें यहाँ पर कार एंड पेट्रोल, यहाँ पर क्या होता है, अगर जो है इनमें इफेक्ट क्या आएगा, अगर जो पेट्रोल है इसका प्राइस इंक्रीज होगा तो कार की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये इसका रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करें तो हमारा क्या रहता है, हमारे हो गए थे 3 पॉइंट्स तक, ठीक है। अब हम बात करें हमारा फोर्थ पॉइंट हम बात जो कर सकते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर जो है कंज्यूमर अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज कर ले तो भी क्या डिमांड पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट, इसके अलावा अगर और कोई चीज़ जिसका इफ़ेक्ट पड़ सकता हो तो वो पड़ सकता है किसका? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अब क्या है, अगर आपको पता है कि फ्यूचर में प्राइस बदलने वाला है तो आप आज के हिसाब से उसकी डिमांड को चेंज कर लोगे। अगर फ्यूचर में प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होने वाला है, आप आज डिमांड करना शुरू कर दोगे, ठीक है, क्योंकि आज वो कम रेट पर मिल रहा है। आपको पता है फ्यूचर में वो ज़्यादा कम रेट पर मिलेगा तो आप आज डिमांड बंद कर दोगे। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस जो है, ठीक है, इसका भी फ़र्क पड़ता है। फिर हम बात करें इसमें और कौन कौन सी चीज़ों का फ़र्क पड़ जाता है। पॉपुलेशन, कहीं पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्या है उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, पॉपुलेशन कम है तो उस कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी। फिर हम बात करें आगे और हमारा क्या हो सकता है सीज़न एंड वेदर। देखो इसमें क्या रहता है सीज़न एंड वेदर में, अब सीज़न के अकॉर्डिंग ही किसी पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड होती है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, अगर सीज़न आपके फेवर में है, वेदर आपके फेवर में, अभी आप डिमांड कर रहे हो तो वो इफ़ेक्ट होगी। लेकिन आप चले जाने के बाद अगर आप करते हो तो वो क्या है उसकी डिमांड इफेक्ट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जैसे मैं बात बताती हूँ, अगर आप स्वेटर्स की जो बात है, स्वेटर की डिमांड अगर आप कर रहे हो गर्मियों में तो वो अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। उसको वो क्या चीज़ रहेगी, स्वेटर की डिमांड कब इंक्रीज़ होगी, सिर्फ आपकी अगर उसकी डिमांड सर्दियों में इंक्रीज़ होगी और वो कहीं ना कहीं इसको इफेक्ट करेगी। ये बात मैंने पहले भी समझाई हुई है। ये पर्टिकुलर टाइम से जो है जो हमारी डिफाइन है उसी में पता लगता है कि ये जो है पर्टिकुलर उससे ही इस चीज़ की डिमांड इंक्रीज़ हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं। और डिमांड जो इसकी इंक्रीज़ क्या हो सकती है, सिर्फ वेदर सीज़न में, सॉरी विंटर सीज़न में। अगर विंटर है, विंटर में तो हमारे जो है कपड़ों की डिमांड होगी, लेकिन गर्मियों में वही डिमांड नहीं होगी। अब नेक्स्ट आगे और क्या चीज़ हो सकता है, इसके अलावा अगर हम सोचें एक चीज़ और हो सकती है गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस वगैरह इंक्रीज़ कर दिए तो क्या है डिमांड पर फ़र्क आ जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी। टैक्सेस कम कर दिए, सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर दी तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। तो ये जो थे हमारे फैक्टर्स ऑफ डिमांड, ठीक है। अब हम बात करें डिमांड फंक्शन की।
ठीक है, डिमांड फंक्शन हमारा क्या रहेगा, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन quantity demanded and quantity demanded and factors influencing it। फैक्टर्स कौन से, जो आपके फैक्टर्स ऑफ डिमांड थे, ठीक है वही। ठीक है, अब ये जो है आपके फंक्शनल रिलेशनशिप, अगर मैं इसको जो है फंक्शन के अंदर दिखाऊं तो मैं कैसे शो कर सकती हूँ इसको, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। एक चीज़ मैं यहाँ पर भूल गई थी, मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 9 पॉइंट, फैशन, ठीक है, फैशन, और आपका क्या रह गया, सीज़न, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी। ये सारी चीज़ों का जो फैक्टर है इसको आप क्या बोलते हो, डिमांड फंक्शन। अब हम आगे चलें, हम बात करें डिमांड स्केड्यूल की। डिमांड स्केड्यूल क्या है, a tabular statement जो क्या शो करता है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी। ठीक है, बट एक चीज़ रहती है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, जो हम स्केड्यूल बनाते हैं, ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं, जो टेबुलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं डिमांड स्केड्यूल। ठीक है, ये भी 2 टाइप्स का हो सकता है, इंडिविजुअल एंड मार्केट। ठीक है, 2 तरीके से शो कैसे करते हैं इसको, जैसे यहाँ पर आपने प्राइस ले लिया एंड यहाँ पर आपने क्वांटिटी डिमांडेड। अब यहाँ पर क्या है, प्राइस आपने नोटिस किया, ये हो गया आपका 4 3 2 1, और ये आपका जो है क्या होना शुरू हो गया, यहाँ पर था आपका 3 4 6, ठीक है, ये 8, मतलब क्या है, प्राइस आपका ड्रॉप आउट हो रहा है और क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये जो रिलेशनशिप इनवर्स वो इसमें दिखनी चाहिए। फिर हम बात करें डिमांड कर्व की,
इसमें भी सेम ये रहेगा, इंडिविजुअल में सिंगल एंड मार्केट में सम ऑफ दिस। ठीक है, अब बात करें डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या रहता है आपका, ये आपका डी डी डिमांड कर्व है। यहाँ क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे आप प्राइस शो करेंगे। ठीक है, ये और ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रही है इसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व। मतलब डिमांड स्केड्यूल की हेल्प से जो हम ग्राफिकली, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड स्केड्यूल, उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व। ठीक है, अब ये डिमांड कर्व भी हो गया। डिमांड कर्व किस टाइप का होता है, अब इसकी बात करें। डिमांड कर्व में हमारा क्या रहेगा, डिमांड कर्व का क्या वो चीज़ है, जो डिमांड है हमारी ये होता है नेगेटिवली स्लोप्ड और इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, बिकॉज ऑफ ये क्या रहता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये चीज़ें रहेंगी। ठीक है, अब ये हो गया। डिमांड कब भी टू टाइप से रहेगा आपका। ठीक है, फर्स्ट इज इंडिविजुअल, नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, और इसको हम डी डी डिमांड कर्व इस तरीके से शो करते हैं। अच्छा, अब हम बात करें इनमें, बस एक चीज़ है जो लाइन आपको याद रखनी है, मार्केट डिमांड कर्व इज flatter than the individual डिमांड कर्व। ठीक है, ये इससे फ्लैटर होता है। फिर हम बात करें स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, स्लोप भी बन रही है। स्लोप किस तरीके की होती है, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन डिमांड और चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ये हमारा क्या रहेगा, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। और ये नेगेटिवली स्लोप होती है तो इसके आगे नेगेटिव साइन भी आ जाता है। ठीक है, ये तो अब हमारा हो गया। देन अब इसके बाद हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्या कहता है, it states that sorry
there is inverse relationship between price and quantity demanded. Other things remain constant. और अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट का एक और नाम भी होता है सिट्रेस पेरिबस। ठीक है, इसको फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी बोलते हैं। और इसमें हम क्या मानते हैं कि इन्वर्स रिलेशनशिप ही है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। ठीक है, और बाकी सब चीज़ें जो हैं मतलब अदर फैक्टर्स, जो हमारे अदर फैक्टर्स होते हैं ना, जितने भी हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड थे, वो सारी चीज़ें कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, अब वो सारी चीज़ें कांस्टेंट रहने का मतलब, इनको कांस्टेंट करने का मतलब ये सारी चीज़ें इसकी क्या हो गई, एजम्पशंस। कोई भी लॉ बनता है एजम्पशंस पे होता है, तो ये हो गई एजम्पशंस। अब एजम्पशंस क्या रह गई, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन चेंज, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स रिमेन चेंज, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम, एक्सपेक्टेशंस नो एक्सपेक्टेशंस हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस सेम, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, इनकम रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये सारी चीज़ें इसमें मिलकर के होगी हमारी एजम्पशंस के अंदर आ गई। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड सेम वही है और इसमें डिमांड स्केड्यूल भी सेम इसी तरीके से बनेगा। ये हमारा डीडी डिमांड का। ठीक है, ये रहेगी, ये क्वांटिटिव कॉन्सेप्ट है, ये भी बात दिमाग में रखनी है। अब इसके बाद हम बात करें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, एक तो सबसे पहले बात आप करना रीज़न की, कौन सा रीज़न है, लॉ ऑफ डिमांड लगने का। सबसे पहला रीज़न क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगती है। फिर यहाँ पर आपका जो लगता है, एक चीज़ मैं बता देती हूँ, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। आपकी इनकम का इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन गुड्स का इफेक्ट, वो दोनों का इफेक्ट जब प्राइस के इफेक्ट पर पड़ता है तब हमारा क्या लगता है, लॉ ऑफ डिमांड। इससे ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और क्या चीज़ हो सकती है, डिफरेंट यूजेस, फिर अगर एडिशनल कस्टमर आ जाएं तो भी डिमांड क्रिएट हो जाती ज़्यादा, तो वो भी क्या, लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ तक तो चलो सब ठीक था। अब बात आ गई हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, वो हमारा क्या रह जाता है इसके अंदर, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, इसके एक्सेप्शंस का मतलब होता है जहाँ लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। इट मीन्स, इसको एक और बता सकते हैं, पॉजिटिवली स्लोप्ड। नॉर्मली क्या होता है, नेगेटिवली स्लोप, बट जहाँ पर ये पॉजिटिवली स्लोप्ड हो उसको भी हम क्या बोलते हैं, लॉ, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अब वो पॉजिटिवली स्लोप्ड क्या रहेगा इसके अंदर, किन में रहता है, फर्स्ट इज
गिफन गुड्स, ठीक है। गिफन गुड्स जिसको बताया था सर रॉबर्ट गिफन ने, ठीक है, इन्होंने बताया था 18th सेंचुरी में। ठीक है, 18th सेंचुरी में, ठीक है। ये किस टाइप का क्या है, गिफन गुड्स, ये उस तरीके के घटिया गुड्स होते हैं, ठीक है। ये उस तरीके के घटिया गुड्स होते हैं, ये ज़्यादातर इसमें क्या रहता है, लो लेवल फूड्स। लाइक आपके जैसे बात करूँ मैं, लो लेवल के आपके राइस, जैसे आपके क्या हो गए सेला चावल एंड ऑल, बहुत सारे क्या है इस तरीके के जो होते हैं, उनको हम गिफन गुड्स में लेते हैं। यहाँ पर जो इनका कॉन्सेप्ट चलता है वो चलता है लो लेवल इनकम ग्रुप्स में, ठीक है। लो लेवल इनकम ग्रुप्स के अंदर इनका चलता है। यहाँ पर क्या रहता है, अगर इसका प्राइस इंक्रीज होगा, इसकी डिमांड ये लोग इंक्रीज करते हैं, इन लोगों को क्या लगता है, अरे ये ज़्यादा महंगा ना हो जाए, हम इसको परचेज कर लें, ठीक है। जैसे इसकी प्राइस कम होता है, ये इसकी क्वांटिटी परचेज करना कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं गिफन गुड्स। ये ध्यान रखें, इसका कॉन्सेप्ट भी आता है। यहाँ पर इनकी स्लोप क्या है, पॉजिटिवली स्लोप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो क्या है, प्रेस्टिजियस गुड्स, वेबलन गुड्स भी बोलते हैं, और ये कह सकते हो लग्जरी गुड्स, और आप बात कर सकते हो इसके अंदर, इसको बोलते हैं कॉन्स्पिशियस गुड्स। बहुत सारे नाम है, ठीक है। तो इसके बारे में वेबलन है जिन्होंने बताया था, तभी से इसका नाम वेबलन गुड्स भी पड़ गया। इसमें इसके लिए क्या था कि ये जो है हाई क्वालिटी गुड्स होते हैं, इनका भी क्या रहता है, प्राइस इंक्रीज होने के साथ इनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। जैसे ये क्या है, स्टेटस सिंबल के लोगों के पास होता है, उस तरीके के लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे आपका मैं फॉर एन एग्जांपल अगर ले लूँ, डायमंड, अब हर कोई तो नहीं लेगा, जो मिडिल क्लास फैमिली या पूर्व क्लास फैमिली से होगा वो कहेगा डायमंड का प्राइस इंक्रीज भी हो रहा है तो मैं क्यों परचेज करूँ। लेकिन क्योंकि जो है जो स्टेटस वाले लोग होते हैं उनके लिए क्या है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, वो ज़्यादा क्रिएट करते हैं क्योंकि उनको अपने स्टेटस में शो करना है, ठीक है। और अगर प्राइस डाउन हुआ तो डिमांड डाउन होगी, ये चीज़। तीसरा बात करें हम, थर्ड हम बात करें नेसेसिटी गुड्स की। इसमें क्या रहता है कि हम लोग जो है, अब हमें जैसे पता है कि नेसेसिटी गुड्स हमारी रिक्वायरमेंट है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। अगर इनका प्राइस इंक्रीज़ होता है तो एक डर आ जाता है कि कहीं ये ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ ना हो जाए, चलो इसकी क्वांटिटी परचेज कर लें, ठीक है। तो जो है इसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, और प्राइस घटने के साथ ही इसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। एक आपका और क्या हो सकता है, फैशन में तो आपका लॉ ऑफ डिमांड लग ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो फैशन है वो बार बार चेंज होता है, और फैशन में अगर प्राइस आपका इंक्रीज़ भी हो रहा है तो भी आपकी डिमांड जो है
वो इंक्रीज होगी ही होगी। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखें। फिर इसके अलावा होने को तो और बहुत सारी बात है, जैसे अगर आपको ये पता है शॉर्टेज, और एक और ले रही हूँ इग्नोरेंस, या कह सकते हो लैक ऑफ नॉलेज, या कह सकते हो फॉल्स नॉलेज। ठीक है, ऐसे केस में भी जो है आपका लॉ ऑफ डिमांड नहीं लग पाता। क्यों? आपको पता है शॉर्टेज होने वाली है, तो आप क्या करोगे? प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज कर दोगे। लेकिन ये एक्चुअल डिमांड नहीं है ना, ये तो आप डर से कर रहे हो ये चीज़। एक्चुअल डिमांड मतलब जो एक्चुअली हमेशा ही सब कुछ सेम में रहे। फिर इग्नोरेंस इफेक्ट या लैक ऑफ नॉलेज, या कह सकते हो फॉल्स नॉलेज। अगर आपको नॉलेज नहीं है या गलत नॉलेज है, आप चीज़ें परचेज कर लेते हो। अब परचेज करने के बाद अगर आपने हाँ बोल दिया, तो आपको परचेज करना ही पड़ेगा ना, चाहे वो आपके बजट में हो या ना हो। तो इसी वजह से भी क्या हो जाता है, आपकी फॉल्स परचेजिंग हो जाती है, जो कि डिमांड क्रिएट करती है, बट वो एक्चुअल डिमांड नहीं है। ठीक है, इतनी बात आई थिंक क्लियर होगी। अब बात करें जो सबसे ज़्यादा मेन है, वो हमारा क्या है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अब मैं बात करूं जो मूवमेंट है वो किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये जो है चीज़ किस तरीके से आएगी, मूवमेंट क्या हो सकती है, अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट। तो वो किस तरीके से होगी, वो चेंज किस तरीके से आएगा, किस तरीके से। यहाँ पर हम क्या मानकर चलते हैं, हमारे माइंड में ये चीज़ रहती है, ये वो केस है जहाँ पर ओनली प्राइस चेंजेस। ठीक है, अदर फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। ऐसे केस में हमारा 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है, और उसमें हम आपका क्या बोलेंगे, एक सेकेंड मैं बताऊँ आपका। फर्स्ट आपका क्या हो जाता है, एक्सपेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एक्सपेंशन इन डिमांड, एक्सपेंशन इन डिमांड का क्या मतलब रहेगा आपका, मतलब डिमांड एक्सपैंड हो रही है। अब जब भी डिमांड एक्सपैंड हो रही है, आपका क्या रहेगा, डिमांड एक्सपेंड होने का मतलब डिमांड खुल रही है, डिमांड बढ़ रही है। ऐसे केस में क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, बिकॉज ऑफ प्राइस जो है वो डाउन हो रहा है। अब ऐसे में इसको कैसे बनाएंगे, देखो मैं ग्राफिकली बना रही हूँ। समझो पहले क्या था आपका, एक सेकेंड, पहले ये क्वांटिटी डिमांडेड थी, ये प्राइस था, तो ये आप क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे। ठीक है, अब आपने प्राइस कम कर दिया तो क्वांटिटी ज़्यादा कर दी। यहाँ पर ये चीज़ देखो, प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो गई। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या बन गया, डी डी डिमांड कर्व। ये कैसा रहा, डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है ना, ये डाउनवर्ड मूवमेंट रही। अब बात करें कॉन्ट्रैक्शन की।
कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, यहाँ डिमांड कम होगी। पहले आपकी डिमांड जो है वो क्या है, ये। अब अगर आपने प्राइस इंक्रीज कर दिया तो डिमांड कम हो जाएगी ना। सॉरी, एक सेकेंड। ये आपकी डीडी डिमांड का, ठीक है। कम हो गई प्राइस इंक्रीज होने से। यहाँ पर क्या रहेगा, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। अब ये जो मूवमेंट रही ये अपवर्ड रही, अपवर्ड मूवमेंट। यहाँ पर क्या थी, ये डाउनवर्ड मूवमेंट। यहाँ पर रही अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। ये आपका इसमें क्लियर हो गया। अब इतनी बात आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि इनके मूवमेंट कैसे है और ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी आज के लिए तो हम इतना ही करेंगे। इसके बाद जो है बाकी सारी चीज़ें जो है वो मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगी। पहले इतना जो है आप अच्छे से पहले पढ़ लो, दोबारा एक बार रीड आउट कर लो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके, एक बार दोबारा पूरा अच्छे से दिखा देती हूँ, आप ये देख लो पूरा स्टार्टिंग से जो हमने किया आज। पहले डिमांड, ठीक है, स्टार्टिंग में डिमांड के बाद हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड किया, फिर डिमांड फंक्शन किया, ठीक है, डिमांड स्केड्यूल किया, डिमांड कर्व किया, लॉ ऑफ डिमांड समझा, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व समझा, रीजंस जो लॉ ऑफ डिमांड के वो समझे, फिर हमने एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड देखा, देन उसके बाद हमने क्या है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व देखा और समझा वो किस तरीके से होता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये हमने समझा, ठीक है।